बहुत समय पहले की बात है। रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहां की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा तो उसके मुंह से एकदम बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहां के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास पात या वनस्पति होगी। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को और ज्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बिता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। क्या बात है सैनिकों, आज सारे गांव वाले यहाँ कैसे आए हैं? सैनिकों ने घबराते हुए जवाब दिया, महाराज, गांव वालों का कहना है गांव के बीच एक पौधा बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है और वह अब एक पेड़ बन चुका है। राजा भी यह सब बात सुन हैरानी में पड़ गए और सोचने लगे, भला 3 दिन में एक बीज कैसे एक पेड़ बन सकता है। राजा ने भी बीज से बने काले रंग के पेड़ को देखने का निर्णय किया। जैसे ही राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। 4 ही दिन में किसी भी बीज से पेड़ का बन पाना नामुमकिन था, लेकिन जो दिख रहा था वो भी सच था। वो इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा ने तुरंत एक राज दरबार लगाई और मंत्रियों से विचार विमर्श किया। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा विचित्र पेड़ मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी नहीं देखा। यह पेड़ मानो कोई भूतिया पेड़ हो जो दैत्य की तरह दिन दुगना रात चौगना बढ़ रहा है। हाँ महाराज, यह पेड़ वास्तव में विचित्र है। अन्यथा 4 दिन में कोई भी पेड़ इतना विशाल नहीं हो सकता। इसमें जरूर कुछ जादू टोना होगा। अब राजा को भी यह लगने लग गया कि ये कोई साधारण पेड़ तो नहीं है, ये जरूर कोई भूतिया पेड़ है। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कहा कि पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी बनेगा। क्योंकि राजा को यह पता था कि अगर इस पेड़ को मिटाया नहीं गया तो जल्द ही इस नगर पर काली शक्तियों का राज हो जाएगा और पूरा नगर खाली हो जाएगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी न हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। उस व्यक्ति ने गुरुजी को पेड़ से जुड़ी घटना के बारे में बताया और राजा की घोषणा के बारे में भी बताया। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब उससे परेशान हैं। उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें अमावस की काली रात को उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। लेकिन याद रहे, अमावस की रात को उस पेड़ पर काली शक्तियों का वास होगा जो तुम्हें मार भी सकती है। और अगर तुम उसे नहीं मार पाए तो हमेशा के लिए वो शक्तियां उस पेड़ पर वास करेगी। तब कोई भी उस पेड़ को खत्म नहीं कर पाएगा और फिर कोई भी उस गांव में रह नहीं पाएगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया और उस तरकीब के बारे में बताया। साथ ही यह भी बताया कि केवल अमावस की रात ही उस पेड़ को मारा जा सकता है, जिसमें जान का भी खतरा है। कुछ दिन के बाद ही अमावस की रात आने वाली थी। ऐसे में राजा चिंतित हो गया कि ऐसे में कौन भला रात में जाकर वहां उस पेड़ के नीचे नमक डालेगा। जान जोखिम में पड़ते देख कोई भी इस काम के लिए राजी नहीं हुआ और पूरे राज दरबार में सन्नाटा सा छा गया। तभी वह समझदार व्यक्ति बोला, महाराज, इस कार्य को मैं पूर्ण करूंगा।
इतना सुनते ही राज दरबार में उपस्थित सभी लोग और मंत्री उस व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। तभी एक मंत्री बोले, युवक, क्या तुम नहीं जानते कि अगर कोई भी गलती हुई तो उस पेड़ की काली शक्तियां तुम्हें मार देंगी? यहाँ दरबार में उपस्थित किसी में इतना साहस नहीं है कि उस विशाल काले पेड़ के नीचे नमक डाले। हाँ युवक, तुम्हारा साहस अद्भुत है, लेकिन शायद तुम इस बात को भूल रहे हो कि वो पेड़ सिर्फ 3 दिन में विशाल हो गया था। ऐसे में उसमें कितनी काली शक्तियों का वास होगा। एक बार पुनः विचार कर लो। हाँ, ये कोई सामने से लड़ने वाला युद्ध नहीं है जो दिखने वाले दुश्मनों पर वार करने जैसा आसान होगा। तभी वो व्यक्ति राजा से कहता है, महाराज, मैं जानता हूँ ये कोई साधारण काम नहीं है, परंतु अगर ये कार्य किया नहीं गया तो पूरे राज्य पर संकट आ जाएगा और जल्दी ही यहाँ काली शक्तियों का वास होगा, जिसकी वजह से हमें ये राज्य खाली करना पड़ेगा। राजा उस व्यक्ति की बातों को सुनकर थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है युवक, अगर तुम खुद जोखिम उठाना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। बताओ तुम्हारी किस प्रकार सहायता की जाए। महाराज, मैं चाहता हूँ कि उस रात मेरे साथ 2 सैनिक भी जाए जो नमक को वहां तक पहुंचा सके। ठीक है युवक, तुम 2 सैनिक अपने साथ ले जा सकते हो। समझदार व्यक्ति राजा का आदेश मिलते ही गुरुजी से मिलने के लिए चला जाता है। अभी अमावस की रात आने में 2 दिन शेष थे। गुरुजी, मैंने नमक डालने का कार्य तो ले लिया, परंतु मेरे मन में थोड़ा भय है। कैसा भय बालक? यही कि मैं उन काली शक्तियों से कैसे मुकाबला करूंगा, और अगर मैं इस कार्य में असफल रहा तो पूरा राज्य संकट में आ जाएगा। गुरुजी उसकी मन की बातों को जानकर उसे एक लॉकेट पहनने को देते हैं और कहते हैं, ये लॉकेट तुम्हारी उन काली शक्तियों से लड़ने में मदद करेगा। जब तक ये तुम्हारे पास है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। समझदार व्यक्ति लॉकेट लेकर और गुरुजी को प्रणाम कर नगर की ओर निकल पड़ता है। कल अमावस की रात होने वाली थी, तो वह 2 सैनिकों को साथ लेकर तैयारियों में जुट जाता है। वह नमक के 2 बड़े बोरे एक गाड़ी में लाद लेता है और शाम ढलते ही भूतिया पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। पेड़ के पास काफी सन्नाटा होता है। जैसे जैसे रात हो रही थी, वहां चारों ओर डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, जिसके डर की वजह से दोनों सैनिक वहां से भाग खड़े होते हैं। युवक तेजी से गाड़ी की तरफ जाता है और नमक के बोरों को खींचकर पेड़ के पास ले आता है। वह नमक डालने ही वाला होता है कि तेजी से एक हवा का सा झोंका उसे लगता है। वह थोड़ा भयभीत होता है, लेकिन वह नमक हाथ में लेकर पेड़ के नीचे डालने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि कोई और भी उसके साथ साथ चल रहा है। वह जैसे ही पीछे पलट के देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वह नमक डालने के कार्य को जारी रखता है। तब अचानक उसे पीछे से धक्का लगता है, जिससे वह दूर जाकर गिर पड़ता है। वह संभल ही रहा होता है कि पेड़ की एक डाल टूटकर उसके ऊपर गिरने लगती है, लेकिन वह फुर्ती से वहां से हट जाता है। हे भगवान, क्या आफत ले ली मैंने, अभी तो मरते मरते बचा। वह वापस खड़ा होकर पेड़ के पास जाता है और नमक हाथ में लेकर डालने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे बहुत तेज चीख सुनाई देती है। चीख सुनकर उसके कानों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। फिर बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता और हवा के साथ दूर नमक के बोरे के पास जाकर गिरता है। गिरने से वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, वह देखता है उसके गले में वह लॉकेट नहीं होता जो गुरुजी ने उसे दिया होता है। लॉकेट अपने गले में ना पाकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। वह इधर-उधर लॉकेट को ढूंढता है। तभी पेड़ की कई सारी शाखाओं के टूटने की आवाजें आती है। वह पलट कर देखता है तो कई सारी शाखाएं गिरने लगती है, मानो किसी ने सैकड़ों तीर एक साथ चला दिए हो। युवक समझ जाता है कि अब मौत निश्चित है, लेकिन वो किसी भी तरह काम को अंजाम देना चाहता था। वह तेजी से नमक का बोरा हाथ में उठाए पेड़ की तरफ भागता है और बचते बचाते चारों ओर नमक को फैलाते हुए पेड़ पर उंडेल देता है। यह सब करते हुए कुछ शाखाएं उसे घायल कर देती हैं। तभी वह पेड़ की जड़ों से अटकलें खाकर गिर जाता है। पेड़ की जड़ उसके पैरों को जकड़ते हुए उसे खींच रही थी। वह लगभग अधमरा हो चुका था। उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भूतिया पेड़ उसे धीरे धीरे निगलने के लिए अपने ओर खींच रहा था। तभी अचानक कोई वस्तु उसके हाथों में आ जाती है। युवक उसे पकड़कर देखता है तो वह गुरुजी का वही लॉकेट होता है। लॉकेट के सामने आते ही सब कुछ एकदम रुक जाता है और पेड़ की जकड़ उसके पैरों से हट जाती है। युवक लॉकेट को हाथ में दबाए बेहोश हो जाता है।
जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह हो चुकी होती है। गांव वालों की भीड़ वहां जमा हो जाती है। वो सब पेड़ और उस युवक को वहां देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, क्योंकि पेड़ पिछले दिन से कुछ छोटा हो गया था। साथ ही वह युवक रात भर जीवित कैसे रहा, यह बात सब लोगों को समझ नहीं आ रही थी। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गल कर वो गायब ही हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने की मोहर पहले दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उनकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। कहानी से सीख, ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान न किया जा सके। जरूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की।